तो यहाँ पर जरा देखिएगा, पेज नंबर 4 पर क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बाद में सेकंड है आपका बिल्कुल नीचे, इनर्शिया ऑफ मोशन। सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इसमें क्या है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, और पेज नंबर 5 पर आइए, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अगर कोई भी बॉडी है वो अगर मोशन में ही है और वो मोशन में ही रहना चाहे तो फिर उसको क्या बोल देंगे, उसकी उस स्टेट को हम बोल देंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, उसकी उस टेंडेंसी को हम बोल देंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है। तो हमने ये देखा कि भाई अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो फिर वो मोशन में ही रहना चाहेगी, ये हमने देखा। अब इसका एग्जांपल, when a moving bus suddenली stops, a person sitting in it falls forward। तो इसका क्या है और एक्सप्लेनेशन अभी देखिएगा। As the bus stops, the lower part of his body comes to rest along with the bus, while the upper part of his body continues to remain in motion due to inertia and falls forward। तो रीज़न बस इतना सा ही आपको मेंशन करना है। समझने के लिए ये देख लीजिए कि अगर हम बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो जब हम बैठे रहते हैं कहीं पर भी तो हमारा जो लोअर पोर्शन है, जो बैक है, वो पीछे वाली सीट से चिपकी हुई रहती है। हम पीछे मतलब सपोर्ट लेकर टेक लगा कर बैठते हैं, ठीक है। हिप्स हो गया, थाइज हो गई, तो जो लोअर पोर्शन है वो पूरा का पूरा बस के साथ चिपका रहता है। जो हमारे पैर हैं वो फ्लोर पर के साथ में जुड़े रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का जो लोअर पोर्शन है, मतलब कंधे से नीचे वाला जो पोर्शन है वो सारा तो बस के साथ में चिपका हुआ रहता है। तो जैसे ही बस रेस्ट में आती है तो हमारी वो बॉडी एकदम से रेस्ट में आ जाती है। लेकिन जो ऊपर का पोर्शन है, कंधे हो गए यश और कंधे हो गए, नेक हो गई और जो फेस हो गया, तो ये तो हवा में रहता है ना, और ये मोशन में है लगातार। तो जब ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहना चाहेगा, ये बस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो बस अचानक से रुकती है लेकिन ये पोर्शन नहीं रुकता, तो ये पोर्शन आगे की तरफ जाता है, और क्योंकि हमारी बॉडी के साथ ये जुड़ा हुआ है तो आगे जाने के बाद और फिर बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होने की वजह से बॉडी इसको पीछे खींच लेती है। तो झटका एकदम से आगे की तरफ लगता है, क्योंकि जो लोअर पोर्शन है वो रुक जाता है, अपर पोर्शन रुकता नहीं है, तो अपर पोर्शन आगे की तरफ झुकता है, एकदम से झटका लगता है उसको, ऐसा होता है। ठीक है। अच्छा आयुषी, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है अभी? नो सर। चलिए ठीक है। ये आज ना शायद आप लोगों को पता भी होगा, एयरटेल वालों के सभी के पास मैसेज भी आया होगा, आज कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटी चल रही है एयरटेल की। तो वो 5:15 बजे तक का, हाँ 5:15 बजे तक का इन्होंने बोल रखा है। आप अगर मैसेज भी किसी को भेजेंगे तो वो भी थोड़ा लेट जा रहा है मैसेज, मतलब SMS। चलो चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पिछली क्लास में भी बीच में 10 मिनट के लिए ख़राब हुआ था, मैंने इसीलिए शायद मैसेज भी डाला होगा आज को कि आज प्रॉब्लम है इंटरनेट। चलिए जी, उसके बाद देखिएगा अगला है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। The inability of a body to change by itself its direction of motion is called inertia of direction। अब सोचिएगा कि हम बस में बैठे हुए जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं स्कूल की बस में बैठकर अपना जा रहे हैं स्कूल में। अब बिल्कुल सीधे 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 बस जा रही है, अचानक एक मोड़ आ जाता है, शार्प टर्न आ जाता है, तो हमारी जो बॉडी है पहली चीज़ तो ये है कि वो मोशन में रहना चाहेगी। तो बस रुकी नहीं है, बस रुकी नहीं है, बस ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो हमारी बॉडी है, हम ऐसे बैठे हुए, हमारी बॉडी ऐसे 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 सीधा जाना चाहती है, लेकिन बस वाले ने क्या करा कि बस को अचानक से ऐसे मोड़ दिया। तो बस को अचानक से ऐसे मोड़ दिया, हमारी बॉडी कहाँ जाना चाह रही थी, इस डायरेक्शन में, तो हमारी बॉडी जा रही थी इस डायरेक्शन में और बस मुड़ गई इस डायरेक्शन में। तो बस जब इस डायरेक्शन में मुड़ी तो क्योंकि हमारी बॉडी बस के साथ चिपकी हुई है, तो हमारा जो लोअर पोर्शन है वो बस के साथ चिपका हुआ है, तो हमारा लोअर पोर्शन तो एकदम से इस तरफ मुड़ गया, लेकिन जो अपर पोर्शन है वो तो इसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा। तो हम ऐसे हो गए, पहले हम ऐसे थे, हम अब ऐसे हो गए हैं क्योंकि बस वाले ने बस को मोड़ दिया है, तो हम इधर हमको झटका लगेगा आगे की तरफ। आपने नोटिस करा होगा कि अगर आप बस में खास तौर पर उस लास्ट वाली सीट पर बैठे हुए हो, जैसे 3 जनों की सीट होती है ना, तो आप 3rd वाले प्लेस पर बैठे हुए हो, या ऐसे होता है कि इधर तो 3 वाली सीट होती है और इधर होती है 2 वाली, तो हम लेफ्ट में मुड़ रहे हैं, तो आप 2 वाली सीट पर बैठे हो और खिड़की की तरफ नहीं बैठे, इधर बैठे हो, जो बीच में जो सेक्शन होता है उसकी तरफ आप बैठे हो। तो बस ऐसे मुड़ गई, तो जब बस ऐसे मुड़ेगी तो बस तो इस तरह से मुड़ गई, लेकिन आपकी बॉडी इधर ही जाना चाहती है, तो आप ऐसे मुड़ गए तो आपकी बॉडी इधर ही जाना चाहेगी, तो आप इस तरफ को झुक जाओगे, तो आपको वो पाइप पकड़ना पड़ता है आगे वाला, नहीं पकड़ोगे तो गिर जाओगे।
ठीक है, तो ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है, समझ में आ गया? वही चीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है। When a bus takes a sharp turn, a person sitting in the bus experiences a force acting away from the center of the curved path due to his tendency to move in the original direction। उसकी टेंडेंसी थी कि वो ओरिजिनल डायरेक्शन में ही जाना चाहेगा, सीधा 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 जाना चाहेगा, लेकिन बस ऐसे मुड़ गई है तो अब उसकी राइट साइड इस तरफ आ गई है, उस डायरेक्शन में आ गई है, तो राइट साइड की तरफ ऐसे वो गिर जाएगा आगे की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट है मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। Mass of a body is the measure of its inertia. If a body has more mass, it has more inertia. तो मास जो है वो किसी भी बॉडी के इनर्शिया का ही एक मेजरमेंट होता है। इफ़ अ बॉडी हैज़ मोर मास इट हैज़ मोर इनर्शिया। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी का ज़्यादा मास है तो उसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा होगा। इनर्शिया ज़्यादा का मतलब क्या है? इनर्शिया ज़्यादा का मतलब ये है कि अगर कोई मोटा आदमी है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर मास ज़्यादा। अब मास ज़्यादा है, गुड इवनिंग। अब अगर उसके अंदर मास ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? अगर वो बैठ गया भाई साहब कहीं पर तो उसका उठना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मास ज़्यादा है। तो मास इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। कि वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना ही चाहेगा। किसी मोटे आदमी से कह दो भाई जरा वो उधर वो पानी का गिलास रखा हुआ बता दे, तो वो उठने से पहले बोलेगा फिर उठना पड़ेगा, ये काम ही बताते रहते हैं, फिर उठेगा, फिर जाकर गिलास लेकर आएगा। अब दूसरा आ जाओ, मास इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। पहली बात तो ये कि मोटे आदमी का उठना मुश्किल। दूसरी चीज़ ये कि उठ गया तो चलना मुश्किल, चलने में भी जोर पड़ेगा। तीसरी चीज़ कि दौड़ना तो बहुत ही मुश्किल, और अगर दौड़ना शुरू कर दिया तो रुकना और भी ज़्यादा मुश्किल, रुक नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर मोशन में है, मोशन में ही रहना चाहेगा। ठीक, इसका लाइव एग्जांपल अभी 2 दिन पहले देखा मैंने। एक कई बार क्या होता है कि, और खैर मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई गलत जगहों पर आपको हंसी आ जाती है और फिर मुंह छुपाना पड़ता है आपको कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कहीं कोई हमें कुछ बोल ना दे। तो कुछ ऐसा ही हो गया कि कुछ लोग जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे यहाँ पर ग्राउंड पर, और मैं यहाँ से निकल रहा था, मैं ब्रेड लेने जा रहा था उधर सामने वाली दुकान में। मैं जा रहा था तो यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे, तो कुछ एक दो अंकल भी थे, उनकी एज बहुत ज़्यादा थी। तो हो सकता है भाई ज़्यादा एज में रुकने में कुछ प्रॉब्लम होती है ना। अब किसी ने शॉट मारा, अब 2-4 लड़के थे वो खड़े हुए देख रहे थे। तो नेट जो लगा हुआ है ग्राउंड में, तो नेट के आगे की तरफ भी एक थोड़ा सा वो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ पर बच्चे बैठ जाते हैं, देखने लगते हैं क्रिकेट। और उसके बाहर की तरफ भी बना हुआ है। ठीक है, तो वो जो बाहर वाली साइड है वहाँ 2-3 लड़के खड़े हुए थे। उन्होंने कहा वेल डन, एकदम शॉट मारा, एक लड़के ने बड़ी जोर से शॉट मारा। अब एक अंकल थे, अच्छा खासा वजन था उनका, उन्होंने दौड़ना शुरू करा बड़ी तेज के, बस आज तो मैं बॉल को रोकूंगा, है ना। अब दौड़ना शुरू करा तो बाहर जो लड़का खड़ा था वो ये बोला, और मैं धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा था, मैं भी देखने लगा। मैंने कहा अच्छा खेल रहा है जो भी है, तो मैं धीरे ऐसे देखते देखते मैं ऐसे ऐसे जा रहा था। तो मैं जाने लगा तो वो जो बाहर लड़के खड़ा हुआ था वो कह रहा था कि ये अंकल रुकेगा नहीं। उसने ऐसे बोला ये रुकेगा नहीं, है ना। और दूसरा बोला अंकल 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 अंकल, उसने बस अंकल अंकल बोला, और सच में अंकल से रुका नहीं गया। बॉल तो रुकी ही नहीं, और प्लेटफॉर्म आ गया तो प्लेटफॉर्म पर 2 लड़के बैठे हुए थे, उनके ऊपर गिरे और उनको लेकर जाल सहित बाहर। और मैंने पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया, और जबकि चोट लगी होगी अच्छी खासी। अब हंसी ना बंद हो, तो फिर उन्होंने एकदम से देखा घूर के कि ये कौन हंस रहा है। मैंने मुंह उधर को कर लिया, फिर मैं उधर को जाने लगा। मैंने कहा नहीं तो डांट पड़ेगी कि हमें तो चोट लग रही है और नालायक तो हंस रहा है यहाँ पर। तो इनर्शिया का ही ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर किसी का मास ज़्यादा है, ठीक है, और हम कहते हैं ना कि हम अपना वेट मेजर कर रहे हैं, तो वेट नहीं होता एक्चुअल में, मास होता है, पता होगा। अगर हम किलोग्राम में अपना वेट मेजर कर रहे हैं तो वो वेट नहीं है, वो मास है। जो वेट होता है वो तो फोर्स होती है। ठीक, तो इसलिए अगर किसी का मास ज़्यादा है तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और गलती से उस ज़्यादा मास वाले ने अगर दौड़ना शुरू कर दिया तो वो रुकना नहीं जानता। रुकना जानता तो है, एक्चुअली रुकने में दिक्कत होगी, वो बॉडी मोशन में ही रहना चाहेगी। तो उनकी बॉडी भी मोशन में ही थी और लुढ़क गए। चलिए जी, तो एक्सप्लेनेशन वही है, द स्टोन अपोजेस द चेंज इन इट्स मोशन बेटर देन द फुटबॉल बिकॉज ऑफ इट्स मोर मास। फुटबॉल जो है, फुटबॉल का मास बहुत हल्का है, बहुत हल्की है। तो इधर से किसी ने किक मारी तो उधर से दूसरे बंदे ने किक मारी तो वो एकदम से उसका डायरेक्शन, स्पीड वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई स्टोन है, भारी सा पत्थर है, तो लगे रहो उसको धक्का देने में, वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, और बड़ी मुश्किल से अगर कर भी गया तो एक जगह मूव करके वहाँ बैठ जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर किसी का मास ज़्यादा है तो उसके अंदर इनर्शिया भी ज़्यादा है। इनर्शिया मतलब उसकी टेंडेंसी टू रिमेन इन रेस्ट, टेंडेंसी टू रिमेन इन मोशन। तो पहाड़ों पर बड़े बड़े पत्थर हैं, कई 100 साल तक पड़े रहते हैं ऐसे ही,
लेकिन अगर कभी किसी तरीके से कोई अर्थक्वेक आ जाए या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई कर दिया जाए और वो पत्थर गिर जाए, तो वो पहाड़ी से इस तरह से नीचे गिरता है कि फिर वो रुकता बड़ी मुश्किल है जाकर, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम, पेज नंबर 6 पर आ जाइए। अब हम आ जाते हैं मोमेंटम पर। मोमेंटम भी आपने सुना हुआ होगा। मोमेंटम जो है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास को वेलोसिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। Momentum of a body is the quantity of motion possessed by the body. It is equal to the product of mass and velocity of the body. तो मास को वेलोसिटी के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। छोटी सी एक जो क्रिकेट की बॉल होती है, लेदर की बॉल, ठीक है, अगर वो आकर यहाँ पर हल्के से कोई टच कर दे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, टच कर दिया। अगर वही आ रही है 20 किलोमीटर पर आर या 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से और लग गई यहाँ पर, तो पता चला 2 दांत तो निकल कर बाहर चले ही जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम में क्या है कि सेम मास वाली चीज़ है, वही बॉल है, उस बॉल को धीरे से किसी ने लाकर यहाँ पर लगा दिया, कुछ नहीं, टच कर गई कोई चीज़, ठीक है, और अगर वही चीज़ जो है वो तेज़ वेलोसिटी के साथ आकर टकराएगी तो भाई हिला देगी पूरे चेहरे को, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मास अगर वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो एक नया इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। आगे चलते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रही है, मास में वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रही है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वो वेक्टर मिलेगा, वो वेक्टर ही मिलेगी, क्वांटिटी डायरेक्शन होती है उसकी। अच्छा, ऐसा यूनिट इसकी निकालनी, दैट इज़ नॉट अ डिफरेंट थिंग। आप ये देखिए कि ऐसा यूनिट में क्या है, कोई अलग चीज़ तो है नहीं। P इज इक्वल टू m इंटू डी। तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो दोनों को कंबाइन करा तो क्या बन गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक। उसके बाद देखिएगा, वेरिएशन ऑफ मोमेंटम व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल और डिफरेंट मासेस हैव इक्वल और डिफरेंट मोमेंटा। मोमेंटा का मतलब क्या है कि जैसे हम रेडियस का प्लूरल फॉर्म बोलते हैं ना रेडियाई, वैसे ही मोमेंटम का प्लूरल फॉर्म होता है मोमेंटा, ठीक है। तो अलग अलग केसेस देखेंगे, एक बार इक्वल मासेस वाला देखेंगे, डिफरेंट वेलोसिटीज़ वाला देखेंगे, एक बार डिफरेंट मासेस वाला देखेंगे। तो केस 1 देखिए, कंसिडर 2 ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास m। Let the 2 objects are moving with velocities v1 and v2 with v1 is greater than v2। अच्छा, इसमें ना काफ़ी कुछ डेरिवेशंस भी आएंगी, तो ज़रा जब स्कूल में आपकी क्लासेस हों तो कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने टीचर जो हैं वो बता जाते हैं, स्ट्रेसफुली किसी टॉपिक को बता देते हैं कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उस टॉपिक को नोट कर लेना, ठीक है ना। उस टॉपिक को नोट कर लेना, थोड़ा बहुत ध्यान क्लास में भी दे लिया करो, कई बार टीचर वहीं पर आपको पेपर बता देते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ वो इंपॉर्टेंट बोलें उसको ढंग से कर लेना इसमें, ठीक। तो देखिएगा, उन्होंने बोला कि हमने माना कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के दोनों अलग वेलोसिटीज से मूव कर रहे हैं, v1 और v2 से, दोनों वेलोसिटीज़ अलग अलग हैं। वेलोसिटीज़ अलग अलग कैसी हैं, या तो v1 ज़्यादा होगा या v2 ज़्यादा होगा, तो हमने बोल दिया कि चलिए v1 इज़ ग्रेटर देन v2। तो केस 1 में v1 इज़ ग्रेटर देन v2। आप दोनों तक मेरी आवाज़ आ रही है, आयुषी, गरिमा? यस सर। इसका मतलब इंटरनेट ठीक होगा। चलिए जी, तो हमने कहा कि दोनों बॉडीज़ हमने ऐसी ली हैं जिनका दोनों का मास सेम है, यानी कि मास तो m1 है। तो पहली जो बॉडी है उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू mv1। इसी तरह से जो दूसरी बॉडी है उसका मोमेंटम हो जाएगा p2 इज इक्वल टू mv2, ठीक है। तो जब मास सेम है और वेलोसिटी v1 वाली वेलोसिटी इससे ज़्यादा है, v2 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि p1 भी p2 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इट इम्प्लाइज दैट, आप क्या करेंगे, जो p1 है और p2 है इन दोनों का रेशो ले लेंगे। रेशो ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, mv1 अपॉन mv2। तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और फिर हम ये कहेंगे कि p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू क्या आ गया, v1 अपॉन v2। तो सिंस v1 इज ग्रेटर देन v2, देयरफॉर p1 इज ग्रेटर देन v2, ठीक है। अगर कोई भी रेशो हमारे पास इक्वल आ जाता है, तो अगर रेशो में हम एक साइड बोलते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो दूसरी साइड भी वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा ही होगा। क्लियर? Thus the linear momenta of two bodies having
इक्वल वेलोसिटीज आर प्रोपोर्शनल टू देयर वेलोसिटीज। तो इसका मतलब क्या है कि आगे ये बना रखा है यहाँ पर, अच्छा बार बार ना लीनियर मोमेंटम क्यों बोलेंगे, तो इस वजह से क्योंकि आगे जो आप रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर करेंगे उसमें एक नई टर्म भी आती है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम में भी कोई वैसी बात नहीं है, कोई नया आप ये समझ लो कि कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट लग रहा हो, ऐसा नहीं है। उसमें भी हमने एक चीज़ तो देखी थी ना अभी लास्ट वाले चैप्टर में, कि जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसी सर्कुलर मोशन में जो एंगल मूव करती है बॉडी, उसको हम बोल देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो भाई एंगुलर वेलोसिटी में अगर मास को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, बस यही। तो लीनियर मोमेंटम में हम ये देख रहे हैं कि ये एक लीनियर रिलेशनशिप है। कैसे? P1 इज इक्वल टू एम V1, इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि P1 और V1 दोनों में से किसी का भी स्क्वायर नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए किसी एक टर्म का स्क्वायर हो जाता है तो मैं बोलता हूँ कि वो क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप हो जाएगी, और क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप में ग्राफ बनता है पैराबोला, जैसा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने देखा था, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये देखा था। तो दो अलग अलग केसेस देखे थे प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो वहाँ पर ग्राफ बनता है पैराबोला। क्यों? क्योंकि एक टर्म का स्क्वायर है वहाँ पर। यहाँ ना तो P1 का स्क्वायर है ना V1 का स्क्वायर है, तो दोनों की पावर 1 है, तो इनका लीनियर रिलेशनशिप ही होता है। इट इज़ जस्ट लाइक, जैसे 10th क्लास में आपने देखा था कि दो चीज़ें थी और उसमें एक कांस्टेंट था, आपने देखा V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर R क्या था? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या था? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और V और I दोनों के दोनों किसी का स्क्वायर तो नहीं था ना, तो हमने ये बोला था कि V और I के बीच में ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। इधर V ले लो और इधर I ले लो, दोनों के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। बिल्कुल सेम कहानी ऐसी है, ये जो मास है यूनिवर्सली कांस्टेंट रहता है, तो इधर P है मोमेंटम है, इधर वेलोसिटी है, तो मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में भी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये नीचे एक ग्राफ बनाकर दिखा रखा है कि इसमें इस तरफ तो दिखाया P को, मोमेंटम को, और इस तरफ दिखाया वेलोसिटी को, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मास तो वैसे भी कांस्टेंट ही होता है। उन्होंने बोला है कि दोनों बॉडीज़ हमने ली ही कुछ ऐसी हैं कि दोनों का मास सेम है, बस एक को थोड़ा तेज़ चला रहे हैं, एक को थोड़ा धीरे चला रहे हैं। तो दोनों सेम ब्रांड की स्कूटीज़ हैं, एक को तेज़ चलाया जा रहा है, एक को धीरे चलाया जा रहा है, बस इतना अंतर है। उसके बाद केस नंबर 2 देखिए, पेज नंबर 7 पर आ जाइए। कंसिडर अ हैवियर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड अ लाइटर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक का मैंने मास ज़्यादा ले लिया, m1 ज़्यादा ले लिया m2 से। अब क्या करेंगे, इस केस में वेलोसिटी सेम ले लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सपोज बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, तो इस बार वेलोसिटी सेम है, यानी कि कांस्टेंट है, इस बार वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो हाँ, P1 इज इक्वल टू, केस 2 में हमने क्या लिया, m1 इज ग्रेटर देन m2, ये हो गया। तो केस 2 में हमने क्या लिया कि P1 आ जाएगा m1b और P2 आ जाएगा m2b। ठीक है, P1 हो गया m1b, P2 हो गया m2b। तो अब आप ये देखिएगा कि फिर से जैसे आप उसमें इससे पहले वाले केस में हमने रेशो निकाला था, फिर निकाल लो रेशो। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू m1b अपॉन m2b, तो इसे भी कैंसिल आउट हो गया। फिर वही बात है, सिंस m1 is greater than m2, तो P1 is also greater than P2। ठीक है, तो एक कागज का रोल है, एक कागज का रोल बनाया और उसको हल्के से टच करके मार दिया किसी को, बहुत हल्की सी चोट लगेगी, और उसको बड़ी तेज़ मारा, बहुत तेज़ मारा, तब भी कोई खास चोट नहीं लगने वाली, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मास कम है, अगर मास कम है तो आप ये देखिएगा कि वेलोसिटी आप कितनी भी बढ़ा दीजिए, कोई खास चोट लगेगी नहीं। लेकिन वहीं हमने क्या करा कि हमने एक हैवी बॉल ले ली, उस हैवी बॉल को हल्के से मारा तो कम चोट लगेगी, और अगर उसी को तेज़ से मारा तो ज़्यादा तेज़ चोट लगेगी। तो इसका मतलब क्या है कि मास अगर ज़्यादा है तो भाई उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, और जब मोमेंटम ज़्यादा है तो सीधी बात है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, दस द लीनियर मोमेंटा ऑफ बॉडीज हैविंग इक्वल वेलोसिटीज आर प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। तो आप ये देखिएगा कि इस बार भी जो रिलेशन बन रहा है, इस बार भी रिलेशन ये बन रहा है, यहाँ पर इस बार वेलोसिटी कांस्टेंट है
ये दोनों वेरी कर रहे हैं, इधर P1 है और इधर P2 है, तो P1 और P2 दोनों मोमेंटम तो चेंज हो गए। ऐसे इधर मास M1 था और इधर मास M2 था, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रही। तो इस बार जो ग्राफ बनाया वो भी कैसा होगा, कहीं स्क्वायर तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब लीनियर रिलेशनशिप है। इधर मास ले लिया और इधर मोमेंटम ले लिया, तो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा विच विल बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक, अब केस नंबर 3 देख लो भाई। केस नंबर 3 में सब कुछ ही चेंज कर डाला। कंसिडर टू ऑब्जेक्ट हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटा। अब क्या करा कि मोमेंटम सेम कर दिया। ये दोनों केसेस में हमारा मोमेंटम जो है वो सेम है, अब की मास भी चेंज है, अभी वेलोसिटी भी चेंज है। तो इन्होंने बोला इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, अब देखिएगा क्या होगा यहाँ पर। ये जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि केस 3 में हमने ये देखा है कि दो बॉडीज़ ली हैं और दोनों बॉडीज़ का मास भी डिफरेंट है और दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी भी डिफरेंट है, अलग अलग वेलोसिटीज से चल रही हैं, अलग अलग मासेस हैं दोनों में। तो क्या करेंगे, लेकिन ये बोल दिया कि इसमें P1 और P2 ये दोनों मतलब जो मोमेंटम है ये दोनों सेम है। तो भाई P1 की वैल्यू है m1v1 और P2 की वैल्यू है m2v2। तो क्या करो, इस m2 को नीचे ले आओ, तो क्या बन जाएगा m1/m2। तो ये v1 को नीचे ले जाओगे तो क्या बन जाएगा v2/v1। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, अगर m1 m2 से बड़ा है तो भाई v2 v1 से बड़ा है, उल्टा। then v2 is greater than v1 and if m2 is greater than m1 then v1 is greater than v2। ठीक है, तो उस केस में आपका v1 जो है वो v2 से बड़ा होगा। अच्छा, thus the velocities of body having equal linear momenta are inversely proportional to their masses। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं और इसके लिए भी अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग मासेस, अलग अलग वेलोसिटीज लेकर अगर ग्राफ बनाओगे, डॉट्स को ज्वाइन करते जाओगे तो वो कर्व लाइन बनेगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमेशा याद रखना है। आगे भी पार्ट 2 भी जो इसका करेंगे ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एक चैप्टर है, तो उस वाले चैप्टर में भी आप ये देखेंगे जहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप आएगा वहाँ पर ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। और ये क्या हो गया, इस तरफ तो हमने लिया मास और इस तरफ हमने लिया वेलोसिटी। और क्या होता है कि ये जो ग्राफ है, इनको जो मैं बोल रहा हूँ, इनको ग्राफ को सीधा सीधा आप याद रखना। ठीक है, कि ये आपको याद ही कर लेने। अगर आपके पास मोमेंटा के 3 अलग अलग केसेस डिफाइन करने के लिए आएंगे तो आप ये ग्राफ बना देना सीधा सीधा। ठीक है, ये तो पता होगा ही थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जितना आपको लिखा है, लेकिन ये ग्राफ जरूर बनाना। तो ग्राफ बना कैसे है, ग्राफ ऐसे बना कि हमने क्या करा कि एक मास ले लिया। तो अगर मैंने मास लिया तो अगर ये ओरिजिन के नज़दीक है मास, तो इसका मतलब मास कम है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली आपको वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगी। क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन, मास का वेलोसिटी ज़्यादा, थोड़ा और बढ़ाया मास को। ठीक है, तो आपने देखा कि वेलोसिटी कम हो गई, थोड़ा और बढ़ाया मास को, तो आपने देखा वेलोसिटी और कम हो गई। तो मास को धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूँ तो वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आपको ये याद रखना है कि ये इस तरीके का बना है। क्लियर है? ठीक, चलिए जी। इसके बाद अब आप आ जाइए पेज नंबर 8 पर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये अभी देखता हूँ, बस मुझे 1 मिनट दीजिए, अभी आ रहा हूँ।
चलिए जी, अब आ जाइए न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन पर। तो ये जो लॉज ऑफ मोशन है न्यूटन्स के, इसमें जो ये तीनों लॉज हैं, इन तीनों लॉज के बस एप्लीकेशन आप ये देखिएगा इस चैप्टर में, एप्लीकेशंस थोड़े से बढ़ जाएंगे, बाकी लॉज तो वही हैं जो आपने पहले भी पढ़े हैं 9th क्लास में। तो पहला लॉ जो है वो यही है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। पेज नंबर 8 पर हमें बिल्कुल ऊपर, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless it is compelled by some external force to change that state until and unless some external force is applied on it। ठीक है, जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाई जाएगी तब तक वो बॉडी अपने उसी ओरिजिनल स्टेट में, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए। सेकंड लॉ, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the applied force and the change takes place in the direction of applied force। तो rate of change of linear momentum जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप ये देखिएगा जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ के ना एक्चुअली दो फॉर्मूले होते हैं। जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो हमेशा यही लिखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेकंड लॉ को सीधा सीधा लिख देते हैं, F इज इक्वल टू ma, है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वो गलत हो जाएगा। आपको यही लिखना है कि द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज एक्टिंग। देखिए ये ऐसा होता है कि जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर किसी भी चीज़ के रेट की बात करेंगे फिजिक्स में, रेट की बात करेंगे तो दैट विल बी डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है कि चेंज ऑफ मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, चेंज ऑफ मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो भाई क्या हो गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, आप ये देखिएगा कि एक तो हो गया फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, है ना, और एक हो गया इनिशियल मोमेंटम यानी कि मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो mv माइनस mu और टाइम टेकन क्या हो गया t। अब आपने क्या करा, न्यूमरेटर में m ले लिया कॉमन, तो क्या बचा v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इनटू a। फिर हम ये कहते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, तो KMA और हम K को 1 के बराबर ले लेते हैं, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की वैल्यू को लेना बहुत सारे केसेस में ऐसा है वो हमारे हाथ में होता है, कांस्टेंट है, आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ठीक है। तो हमने ये कहा कि नहीं भाई कन्वेंशनली क्या है कि सबसे आसान वैल्यू 1 ले ली जाती है, तो यहाँ से F इज इक्वल टू ma हो जाता है, ठीक है। तो कुछ बच्चे इसी को न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन मानकर चलते हैं, वहीं पर नंबर नहीं मिलेंगे। फॉर्मूला तो ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही आया है, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत भी पड़ती है इस फॉर्मूले की, लेकिन एक्चुअल में न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड, ठीक। थर्ड लॉ तो सबको ही पता है, बचपन से ही पता है सब, किसी ने एक मारा तो आपने भी पलट कर एक मार दिया, भाई न्यूटन का थर्ड लॉ है, मेरी गलती नहीं है, अपने आप हाथ चल जाता है, ठीक। तो देखिएगा, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक। अच्छा, उसके बाद जरा देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस इसमें कैसे आते हैं, इसमें ना कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आएगा, कोई प्रैक्टिकल कंडीशन आ जाएगी, उस प्रैक्टिकल कंडीशन में पूछेंगे कि न्यूटन का कौन सा लॉ लग रहा है। तो मैंने इसमें ना कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वही उन्हीं एग्जांपल्स को कई बार वो क्वेश्चन की फॉर्म में दे देते हैं। तो देखिएगा, द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो इनेबिलिटी होती है कि वो अपनी जो स्टेट है, जो प्रेजेंट स्टेट है, उसको चेंज नहीं कर पा रही है। फॉर एग्जांपल, बड़ी तेज़ी से दौड़ रहे हैं तो अचानक से हम रुक नहीं पा रहे हैं या रुकने में हमको टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है, और जब मोशन में रहना चाहती है तो हमारी जो इनेबिलिटी है अपनी मोशन वाली स्टेट को चेंज करने की, दैट इनेबिलिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। वो इनेबिलिटी ही इनर्शिया कहलाती है। हम रेस्ट में ही हैं, रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, यानी कि अगर कोई गाड़ी है वो रेस्ट में ही रहेगी, उसमें पेट्रोल तो डालना पड़ेगा, उसको इग्नाइट तो करना पड़ेगा, इग्नाइट करेंगे तो यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी जब अप्लाई होगी तभी चलेगी, नहीं तो चुपचाप पड़ी रहेगी। तो इसका मतलब क्या है
कि वो कहलाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए until and unless some external force is applied on it. टाइम हो गया क्या? Thus first law defines inertia and hence it is rightly called the law of inertia. इसलिए first law को हम law of inertia भी बोलते हैं. अब examples. Based on inertia of rest, when a horse suddenly starts running, page number 9 पर आ जाना. When a horse suddenly starts running, the rider falls backward because the lower part of the rider, which is in contact with the horse, comes into motion, while his upper part tends to remain at rest due to inertia. इसका मतलब क्या है? इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, रटना नहीं है इसको. बस आप ये याद रखिएगा कि जब भी कभी कोई हॉर्स पर बैठा हुआ राइडर, तो क्या है कि उसके जो पैर हैं, उसके जो हिप्स हैं, वो बिल्कुल चिपके हुए हैं हॉर्स की बॉडी के साथ. यानी कि हॉर्स की बॉडी का जो सिस्टम है और जो लोअर पोर्शन है राइडर की बॉडी का, वो हॉर्स के साथ अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है. ठीक है. तो जैसे ही हॉर्स चलना शुरू करेगा तो राइडर पीछे की तरफ जाएगा. क्यों? क्योंकि लोअर पार्ट तो हॉर्स के साथ आगे चल पड़ा. ठीक है. और अपर पार्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, तो वो ऐसे पीछे झुक जाता है. पर क्या है कि क्योंकि बॉडी जुड़ी हुई है तो लोअर पार्ट फिर फाइनली अपर पार्ट को आगे खींच देता है. तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी भी अगर हॉर्स की रेस अगर शुरुआत होती है तो शुरुआत में आपने ये देखा होगा कि कोई भी राइडर है तो वो आगे झुककर बैठा रहता है. वो आगे झुककर इस वजह से बैठा रहता है कि उसको अंदाज़ा नहीं है कि हॉर्स कितनी जोर का झटका लगाएगा. ठीक है. अलग अलग हॉर्स का अलग अलग वो होगा कि भाई कौन कितनी तेज़ी से आगे दौड़ना शुरू करेगा. तो वो आगे झुककर इसलिए रहते हैं, नहीं तो पता चला कि गर्दन में मोच आ जाएगी या और बॉडी में कहीं चोट लग सकती है या राइडर गिर भी सकता है. तो कभी भी देखना कि घुड़सवार जो होता है वो ऐसे सीधे नहीं बैठता. ठीक है. तो सीधे नहीं बैठता, वो हमेशा आगे की तरफ झुक कर बैठता है, खास तौर पर जहाँ रनिंग हॉर्सेस की बात करी जा रही है. दूल्हे की बात नहीं कर रहा. दूल्हा तो सीधा ही बैठता है. ठीक है. क्योंकि वो दूल्हे वाला तो वो धीरे धीरे चलता है इसलिए. चलिए जी. सेकंड है डस्ट इज रिमूव फ्रॉम अ हैंगिंग कारपेट. भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. डस्ट वाला हैंगिंग कारपेट वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. ठीक. तो अब इसमें ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं वो वैक्यूम क्लीनर घुमा दो ना तो उसकी सारी डस्ट रिमूव हो जाएगी, है ना. हमें उसको लटका कर पीटना नहीं है. ठीक. लेकिन हम वही वाला एग्जाम्पल उठा रहे हैं. हमारे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो हम कैसे साफ़ करेंगे? जो कारपेट होता है, कारपेट पर हर कोई चलता है, ज़मीन पर रहता है तो उस पर गंदगी आ जाती है. तो कारपेट पर क्या किया जाता है कि कारपेट को पूरा पकड़कर और लटका दिया जाता है, किसी लंबे से वायर पर लटका दिया जाता है. या कोई दो पर्सन है वो उसको पूरा लंबा पकड़कर ऐसे खड़े हो जाते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ. अब एक तीसरा पर्सन आता है, वो तीसरा पर्सन एक डंडी लेकर आता है, एक स्टिक लेकर आता है. स्टिक से उसको ऐसे 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 मारना शुरू करता है. अब क्या है कि उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स बैठे हुए हैं. तो जैसे ही एक बार उसको मारा तो वो हल्का सा पीछे गया. जैसे ही वो पीछे गया तो क्या गया पीछे? कारपेट. क्योंकि मैंने डस्ट पार्टिकल पर नहीं मारा है, मैंने तो कारपेट पर मारा है. तो कारपेट के जितने हिस्से पर डंडी लगी, जितने हिस्से पर स्टिक टकराई, तो उतने हिस्से के डस्ट पार्टिकल तो कारपेट के साथ पीछे हिलते हैं. और बाकी का जो हिस्सा है वहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स लगे हुए थे वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं. वो वहीं, क्योंकि उनकी जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो उनको कहती है कि भाई तुम्हें मूव नहीं करना, तुम यहीं रहो, तो वहीं रुक जाते हैं. ठीक है. तो कारपेट ऐसे गया, वो वहीं रुक गए. ग्रेविटी ने तुरंत उनको नीचे खींच लिया तो नीचे गिर गए. फिर दूसरी जगह पर डंडी मारी, फिर तीसरी जगह पर डंडी मारी. तो लगातार डंडी मारते हैं, कारपेट आगे मूव करता है, डस्ट पार्टिकल्स वहीं रुक जाते हैं. लेकिन जैसे ही वो वहीं रुकेंगे तो हवा में रुके ना, और हवा में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे काम करेगी तो ग्रेविटी उनको तुरंत नीचे खींच लेती है. तो ऐसे धीरे 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 करके हम उसको डंडी से ऐसे मारते रहेंगे और अल्टीमेटली जितना भी उसमें डस्ट पार्टिकल्स है वो सारा का सारा डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा. ठीक है. कंडीशन ये है कि सामने कोई पंखा नहीं चलना चाहिए, नहीं तो पता चला वो सारी धूल अपने ऊपर आ गई. ठीक. तो वहाँ पर हवा नहीं चलनी चाहिए किसी भी तरीके की. समझ में आ गया? ठीक. वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है. जितना मैंने लिखा हुआ है ना बहुत क्रिस्प में लिखा हुआ है, बहुत छोटा करके लिखा हुआ है, इतना ज़रूर लिख देना वहाँ एग्जाम में. इसमें कोई कंजूसी मत करना. तो क्या है कि डस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम अ हैंगिंग कारपेट बाय बीटिंग इट विद अ स्टिक, because as the carpet is beaten, it suddenly moves to and fro, while the dust particles tend to remain at rest due to inertia of rest and so fall off. इस वजह से गिर जाते हैं. तो वो गिरना किसकी वजह से गिरना है? हवा में अटके थोड़ी रहेंगे. किसकी वजह से गिरना है? ग्रेविटी की वजह से. ग्रेविटी ने खींच लिया नीचे. ठीक है जी, क्लियर? आगे चलते हैं. बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ मोशन. तो ये दो एग्जांपल्स जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बताए, इससे आप याद रखना कि इन पर क्वेश्चंस बनते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताओ या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताओ. एप्लीकेशन पर क्वेश्चंस बनेंगे. बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ मोशन
When a horse running fast suddenly stops, the rider is thrown forward if he is not firmly seated. ठीक है, तो कभी भी देख लेना, चाहे गूगल पर डालकर आज भी देख लेना, जब घोड़ों की जब रेस होती है और जब फाइनली राइडर रुकता है तो राइडर तब ऐसे पीछे की तरफ हो जाता है। वो पीछे की तरफ इस वजह से हो जाता है कि घोड़ा अचानक से रुकेगा तो फिर उसको आगे की तरफ झटका लगेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? फिर वही बात है कि घोड़ा बड़ी तेज़ी से दौड़ रहा है, अब घोड़े के साथ पूरी की पूरी बॉडी भी दौड़ रही है। ठीक है, अब बॉडी का नीचे वाला जो पोर्शन है वो चिपका हुआ है घोड़े की बॉडी के साथ में, तो ऊपर वाला पोर्शन वो हवा में है, तो क्या होगा कि घोड़ा अचानक से रुक गया। अब जैसे ही अचानक से रुक गया तो नीचे वाली बॉडी तो चिपकी रहेगी, आगे वाली बॉडी पता चला सर जाके लगा घोड़े के सर में। ठीक है, तो इस वजह से जो राइडर्स हैं जब उनको पता रहता है कि हाँ भाई अब रुकना है, तो वो रुकते टाइम वो पहले ही पीछे को हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी है घोड़े के अंदर, बहुत ज़्यादा वो ताकत के साथ में एकदम से रुक भी सकता है, एकदम से तेज़ दौड़ भी सकता है। तो जब वो तेज़ी से दौड़ते हैं तो एकदम से बैठी हुई बॉडी जो है नीचे का पोर्शन आगे निकल जाता है, ऊपर वाला पोर्शन पीछे झटका लगता है, और ठीक उसका उल्टा तब है जब चलता हुआ घोड़ा एकदम से रुकता है। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल देखिए, अ पर्सन गेटिंग आउट ऑफ अ मूविंग बस और ट्रेन फॉल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये तो पता ही है। ठीक है, वैसे कभी करना मत ये एक्सपेरिमेंट, चलती बस में चढ़ना भी मत, चलती बस में से उतरना भी मत। ठीक है, बहुत रिस्की होता है, लेकिन फिर भी सुनिए, अ पर्सन गेटिंग आउट ऑफ अ मूविंग बस और ट्रेन फॉल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज एज ही जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस his feet suddenly comes to rest on touching the ground while the upper part of his body continues to move forward. That's why he falls with his head forward. तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई बस चल रही है और चलती हुई बस में से कोई इंसान ऐसे ही निकल गया बाहर, ठीक है, तो क्या होता है कि वो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अचानक से अपने लोअर पोर्शन को, जो कि आपके पैर हैं, आप एकदम से ऐसे ही कूद गए, जैसे नॉर्मली कूद जाते हैं, तो आप ऐसे ही कूद गए, तो आपने अचानक से अपने पैरों को आप रेस्ट में ले आए, जबकि आपका जो पूरी बॉडी थी वो मोशन में थी, तो पैरों को एकदम से रोक दिया तो अपर बॉडी तो गिरेगी ना जाकर एकदम से। तो जो लेग्स हैं, जो फूट हैं खास तौर पर, सिर्फ वही रेस्ट में आए, बाकी पूरी बॉडी का वजन उन फूट से तो ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से इंसान गिर जाता है, और इसीलिए ये बोला जाता है कि अगर स्लो मूविंग बस भी है और अगर आप उससे बाहर निकल रहे हैं, तो कभी भी चलती हुई बस में से बाहर निकलते हैं तो ड्राइवर हमेशा यही बोलता है कि भैया आगे की तरफ दौड़ते हुए उतरना। ठीक है, तो आगे की तरफ दौड़ते हुए ही हमेशा उतरते हैं, नहीं तो गिरते ही हैं, 100% गिरते हैं। तो खैर ये कभी एक्सपेरिमेंट करना मत, क्योंकि रिस्की होता है। रिस्की इस वजह से होता है कि जनरली आगे की साइड से ही उतरते हैं, और आगे की साइड में बहुत बड़ा व्हील होता है बस का, तो कई बार व्हील के नीचे भी आ जाते हैं और समय समाप्ति की घोषणा हो जाती है तभी। चलिए जी, पेज नंबर 10 पर आ जाइए। कंसिडर, अब ये जो एग्जाम्पल है, अगला जो एग्जाम्पल है, ये है बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देखिएगा, कंसिडर अ स्टोन बीइंग रोटेटेड इन अ सर्कल एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एट एनी इंस्टेंट इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल. When the string is released, the centripetal force whirling the stone vanishes due to directional inertia. The stone flies off tangentially. ठीक है, अब क्या है? एक हमने थ्रेड लिया और थ्रेड के कोने में स्टोन को बांध दिया, उसको घुमाते जा रहे हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं कि हम उसको छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि हमने ये देखा है कि जब भी कभी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है, तो किसी भी इंस्टेंट पर उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है, ऐसे। तो ये हमेशा ऐसे घूमता रहेगा, और किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम बोलें तो उसकी डायरेक्शन होती है टेंजेंशियल। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वाला है एग्जांपल। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये है कि इसमें ऐसे कितने इंस्टेंट्स होंगे? एक इंस्टेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब कितनी पोजीशंस हो सकती हैं? हम कहेंगे इनफाइनाइट पोजीशंस हो सकती हैं इस पाथ में, सर्कुलर पाथ में। अब हमने क्या करा? हमने अचानक से उसको छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद ऐसा थोड़ी होता है कि वो ऐसे ही घूमता रह जाए गोल 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 गोल, ऐसा तो नहीं होता। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कि अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पर देखूं तो उसकी डायरेक्शन ये होती है, तो अगर मैंने उसको छोड़ दिया, घुमाते हुए पत्थर को अगर मैंने छोड़ दिया, तो जिस इंस्टेंट पर वो होगा उस इंस्टेंट पर उसकी डायरेक्शन क्या थी? ये
आपने रोटेशनल मोशन देना प्रोवाइड करना बंद कर दिया, आपने उसको घुमाना बंद कर दिया, तो वो अपनी उसी डायरेक्शन में सीधा ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। तो जिस इंस्टेंट पर उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उस डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहेगा बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, तो कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, कोई भी बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी, कोई भी बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगी। तो हम उस इंस्टेंट का डायरेक्शन क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल होता है। अगले इंस्टेंट पर मान लीजिए पत्थर यहाँ पर है, तो इस इंस्टेंट पर उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, उस इंस्टेंट पर उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो इस इंस्टेंट पर अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वो ठीक इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद दूसरा देखिएगा, when a vehicle moves, the mud sticking to its wheels flies off tangentially due to inertia of direction, ठीक है। तो इसका भी आप एग्जांपल देखिएगा। यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई व्हील है, कोई गाड़ी है वो चल रही है और उस पर व्हील पर मिट्टी चिपकी हुई है, तो जब उसको हम चलाएंगे, जैसे हम गाड़ी को चलाएंगे, तो क्या होगा कि जिस डायरेक्शन पर मिट्टी लगी हुई है वो डायरेक्शन में वो मिट्टी जो है वो छूट छूट कर टेंजेंशियली जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम अगर साइकिल चला रहे हैं या स्कूटर चला रहे हैं उस पर मिट्टी चिपकी हुई है तो ऐसा नहीं होगा कि वो मिट्टी भी गोल गोल घूमती रहे, ऐसा नहीं होगा। तो मिट्टी जहाँ से भी छूटेगी वहाँ से टेंजेंशियली ही निकल कर जाएगी, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हो गए आपके इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के। आज जाना नहीं है क्या? अच्छा, तुम क्या लिख रहे हो उसकी फोटोग्राफ दे रहे हो? चलिए जी, उसके बाद देखिएगा मेजरमेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मेजरमेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये जो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो हम फोर्स निकालते हैं, तो ये तो उसका मैथमेटिकल मेथड है। ये मेथड वो है जो आपने 9th क्लास में करा होगा, ठीक है। 9th क्लास में ये सेम चैप्टर आपने करा होगा, लॉज ऑफ मोशन। अब क्या है कि अब इसको हम उससे करेंगे, डिफरेंशिएशन वाले मेथड से करेंगे। तो जब हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है कि हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अच्छा, if a body of mass m is moving with velocity v vector, then its linear momentum is, तो उसका linear momentum क्या होगा? p vector is equal to mv vector। ये हो गया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट आपने डी बाई डी टी कर दिया ऑफ पी वेक्टर, ये कर दिया, तो आप राइट साइड में भी डी बाई डी टी करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन में हम ये जानते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशियल नहीं होता, ठीक है। तो ये तो हो गया डी पी वैक्टर बाई डी टी, और ये हो गया एम डी वी वैक्टर बाई डी टी, ये हो गया। अब क्या करें कि ये जो डी वी वैक्टर बाई डी टी है ना, ये भी हमारा एक्सेलरेशन होता है। डी वी बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो डी पी वैक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के छोड़ दिया। अब वो बोल रहे हैं वेयर इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब जो एफ वेक्टर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी वेक्टर बाई डी टी, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर हम क्या लिखेंगे कि एफ इज एफ वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी वेक्टर बाई डी टी की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, तो ये हो गया एम इंटू ए वेक्टर। और फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट का प्रोपोर्शनलिटी लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा के एम ए वेक्टर। उसके बाद क्या है, अभी इसमें नोट्स में दे नहीं रखा है, बताता हूँ। उसके बाद क्या है कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए हमारा यहाँ से एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर आ जाता है। एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर आ जाता है, ये हो गया। अच्छा जी,
है वो, चलिए 1 मिनट रुकिए, मैं आगे का देखता हूँ, टॉपिक अगर छोटा है तो वो करवाता हूँ। और परसों का कर रहा हूँ भाई, परसों का फाइनल प्रॉमिस है, परसों आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, मैं जान ही नहीं। तो ये 3 चैप्टर्स के ये टोटल नोट्स हैं आपके लॉज ऑफ मोशन तक के ना, उनको बनाकर मैं स्पाइरल करवा के दे दूँगा आपको। चलिए अगला टॉपिक जो है वो इम्पल्स वाला है, फिर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है, ठीक है। एक काम करते हैं, सभी लॉ ऑफ मोशन कंपोनेंट इतना ही कर लो आज, इतना ही कर लो, नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं, ठीक है। वही शाम को कल देख लेना 7 सवा 7 बजे तक लास्ट आप मैसेज चेक कर देना, और जहाँ तक है लूँगा कल मैं रात को 9 बजे क्लास लूँगा, ठीक है। आज इतना ही करेंगे भाई, आयुषी गरिमा आज इतना ही करेंगे। Okay, thank you, sir. ओके।